मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा 7 उन पोटेंशियल कारणों के या रीजंस के जो आपकी जो गैस आप पास करते हैं उसमें बदबू लेकर आ सकते हैं। ये क्या कारण है, क्या आपको इंप्रूव कर सकते हैं इनको? अपनी लाइफस्टाइल के चलते अगर आप इंप्रूव करेंगे तो इसमें फर्क पड़ जाएगा। नाउ लुक एट द बेसिक्स। ये बात बिल्कुल सही है कि एवरेज इंडिविजुअल रोज कम से कम 20 बार गैस पास करता है, जो बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब यह है कि फार्टिंग इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। जो हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसमें गैस बनेगी और गैस पास होगी, जो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके चलते गैस ज्यादा बनती है तो ज्यादा पास होगी, और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इसमें स्मेल ज्यादा प्रोड्यूस कराने की ताकत रखते हैं। लेकिन ये सब चीजें इस पर डिपेंडेंट हैं कि आप क्या खाते हैं। आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं परसिस्ट करता है, कहीं आपको कोई फूड के इंटॉलरेंस टाइप के तो नहीं है, या फूड एलर्जी तो नहीं है। नाउ लुक एट द हाई फाइबर फूड्स। जो हाई फाइबर फूड आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे बीन्स आप इस्तेमाल करते हैं, जो आप ब्रोकली खाते हैं, आप कैबेज खाते हैं, आप कॉलीफ्लावर खाते हैं, यानी पत्ता गोभी खाते हैं, फूल गोभी खाते हैं, जो आप लेग्यूम्स लेते हैं, जैसे आप राजमा खाते हैं, आप दालें खाते हैं या होल ग्रेन्स खाते हैं, ये सब हाई फाइबर फूड की कैटेगरी में आते हैं। नाउ हाई फाइबर फूड जो होते हैं वो 2 कैटेगरी के होते हैं। नंबर 1 द इनसॉल्युबल फाइबर। इनसॉल्युबल फाइबर वो है जो सामान्यतः पानी में डिसॉल्व नहीं होते, और जो सॉल्युबल फाइबर वो हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और हमारी बॉडी इन्हें एब्जॉर्ब कर सकती है। जो इनसॉल्युबल फाइबर हैं एक्चुअली हमारी जो बॉडी है या इंटेस्टाइन है उसमें गट बैक्टीरिया को एंगेज करते हैं। इन जो बैक्टीरिया इनको डाइजेस्ट करने की कोशिश करती है, इसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, इन अल्टीमेटली गैस फॉर्मेशन होती है। तो चाहे हम लेग्यूम्स की बात करें, चाहे हम बीन्स की बात करें, चाहे हम पत्ता गोभी की बात करें, चाहे ब्रोकली की बात करें, इन सब में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती हैं, जिन्हें कहते हैं रेफिनोज। और जो रेफिनोज है हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो इसका फर्मेंटेशन की प्रोसेस में गैस बनेगी, एंड गैस बनेगी तो वो पास होगी, एंड पास होगी तो उसमें बदबू होगी। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 पर आते हैं फूड इंटॉलरेंसेस। ये एक्चुअली एक किस्म का एडवर्स रिएक्शन है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको दूध डाइजेस्ट नहीं होता, तो बहुत सारे स्पेसिफिक टाइप के फूड आपको डाइजेस्ट नहीं होते। अगर ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं तो वास्तव में ये फर्मेंट होंगे, ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, तो गैस फॉर्मेशन होगी जो पास होगी, एंड पास होगी तो उसमें बदबू आएगी। जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जो दूध है उसमें लैक्टोज शुगर होती है, इन आपकी इंटेस्टाइन अगर उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती तो ये गैस बनाएगी, गैस पास होगी। ऐसे ही नॉन सीलियक ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, इन द सेंस कि गेहूं में जो ग्लूटेन है वो आपको एब्जॉर्ब नहीं होता, फर्मेंट होता है तो गैस बनाएगा, भले ही आपको सीलियक डिजीज नहीं है तो भी। ऐसे ही फ्रक्टोज इंटॉलरेंस होता है। फ्रक्टोज मेनली तो फ्रूट्स में होता है, लेकिन अगर आपकी इंटेस्टाइन फ्रक्टोज को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है तो गैस बनेगी, पास होगी, बदबू आएगी। नाउ देयर आर सर्टेन फॉडमैप इंटॉलरेंसेस। ये बेसिकली कहलाते हैं फर्मेंटेबल ओलिगोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीऑल्स। ये उस तरह की कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं एक्चुअली जो हमारी बॉडी प्रोसेस नहीं कर सकती, डाइजेस्ट नहीं कर सकती, और आपके खाने में अगर फॉडमैप्स हैं तो ये अल्टीमेटली आपके जो इंटेस्टाइन में पहुंच के फर्मेंट होंगे, और उनसे जो गैस प्रोड्यूस होगी वो पास होगी, एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उसमें बदबू हो। तो नंबर 2 पर आते हैं फूड इंटॉलरेंस। नंबर 3 पर आते हैं कॉन्स्टिपेशन। कोई भी कारण हो, इट इज इमटेरियल कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, लेकिन कॉन्स्टिपेशन हो तो आपको जो गैस पास होगी उसमें बदबू होगी। क्योंकि जो स्टूल है जितने लंबे समय तक आपकी आंत में बैठता है, बड़ी आंत में बैठता है, या सिट्स फॉर ए लॉन्गर टाइम, तो वास्तव में जो बैक्टीरिया होते हैं कोलन में, जो स्टूल के अंदर छोटे छोटे से शुगर के बची हुई होती है, उसको फर्मेंट करते हैं, तो गैस फॉर्मेशन होती है, इन गैस बार बार पास होती है, तो कॉन्स्टिपेशन होगा, तो जो स्टूल में शुगर है वो फर्मेंट होगी, तो गैस बनेगी और बार बार पास होगी, एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उसमें बदबू हो। नंबर 4, अगर आपको गैस ज्यादा पास हो रही है एंड बदबू है, तो ध्यान से देखिए कि जो आप रोजमर्रे में दवाइयां खाते हैं, कहीं कोई दवा उसके लिए जिम्मेदार तो नहीं है। अगर एंटासिड लेते हैं उससे फर्क पड़ेगा, जो आप एसिड के लिए मेडिसिन लेते हैं उससे बदबू आ सकती है, जो एंटीबायोटिक आप लेते हैं उनसे कभी आपकी गैस ज्यादा हो सकती है, उसमें बदबू आ सकती है। बहुत सारी डिप्रेशन की दवाइयां, बहुत सारी ब्लड प्रेशर की दवाइयां इस तरह का
ये प्रॉब्लम लेके आती हैं। लेकिन जैसे आयरन सप्लीमेंट अगर आप लेते हैं, आयरन की टेबलेट्स लेते हैं, उससे जरूर जो है ना बदबू आने की संभावना होती है। जो फाइबर सप्लीमेंट होते हैं, इसबगोल जैसी चीज, उनसे इस तरह की प्रॉब्लम होती है। जो पेट साफ करने के लिए आप लेग्जेटिव्स लेते हैं, उनसे इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो कहीं कोई मेडिसिन तो जिम्मेदार नहीं है इस प्रॉब्लम के लिए, इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। नो, हमारी जो इंटेस्टीन है उसमें बैक्टीरिया बिल्कुल भरे हुए होते हैं, ट्रिलियंस के नंबर में होते हैं, नॉट फ्यू बट ट्रिलियंस इन नंबर, इतने बैक्टीरिया होते हैं। कोई भी इंफेक्शन हुआ जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कोई भी दूसरा इंफेक्शन हुआ जैसे स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, या गट की डिसबायोसिस है, यानी गुड एंड बैड बैक्टीरिया का जो कॉम्बिनेशन है या रेशो वो गड़बड़ हो गया है, तो वास्तव में आपके जो बैक्टीरिया हैं वो फूड आपने जो खाया उसको फर्मेंट करेंगे, गैस बनाएंगे, गैस पास होगी, एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उसमें बदबू आए। नंबर 6 पर आता है कोलन कैंसर। रिसर्च ऐसा मानती है कि जो कोलन कैंसर की जो सेल्स होती हैं वो वास्तव में लार्ज अमाउंट के हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करने की ताकत रखती हैं। ये जो गैस है ये बहुत पंजेंट स्मेल होती है, ये रॉटन एग जैसी स्मेल होती है, और इसकी बदबू जो है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। तो अगर ऐसा है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि बड़ी आंत में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो स्मेली गैस है वो वास्तव में कोलन कैंसर से इसलिए भी आती है क्योंकि जो कोलन कैंसर है वो कॉन्स्टिपेशन करता है, आंत में हल्की रुकावट पैदा करता है, उसके चलते भी इस तरह की बदबू आती है। तो अगर ऐसी बदबू आ रही है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। नाउ लुक एट द बेरियाटिक सर्जरी। जब बेरियाटिक सर्जरी की जाती है तो वास्तव में इंटेस्टीन को कुछ बाईपास किया जाता है, सो दैट जो इंटेस्टीन है वो यूटिलाइज कम हो पाए और खाने की चीजों को एब्जॉर्ब कम कर पाए। तो इसी स्थिति में आपको डंपिंग सिंड्रोम डेवलप होने लगता है। डंपिंग का मतलब है कि आपने कुछ भी खाया तो बहुत तेजी से खाने की थैली को उस पोर्शन से इंटेस्टाइन में चला जाता है, तो डंप हो जाता है। तो जो डेंस मास है फूड का या आपने जो खाया वो स्मॉल इंटेस्टाइन में तेजी से डंप हो जाता है, उसके चलते आपके पेट में ऐंठन आएगी, आपको डायरिया होगा, आपको गैस भी बन सकती है, एंड ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा बदबू लेके भी सामने आ सकती है। नो, अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह की स्मेली गैस है लेकिन लेटरिन में कभी ब्लड दिखाई देता है, आपको लगता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन होते हैं, आपको लगता है कि आपके साथ में बहुत एसिड, गैस, वॉमिटिंग, नौशिया, ये सब भी होता है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। ये बात बिल्कुल सही है कि लगातार पेट में या लेटरिन के रास्ते में दर्द, या आपको लगता है कि सिम्टम्स आपके चेंज हो रहे हैं बार बार, अगर कभी कॉन्स्टिपेशन है, कभी डायरिया है, तो आपको डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है। और आपको लगता है कि बिना किसी प्रयास के हमारा वजन कम हो रहा है, तो भी आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। लेकिन नॉर्मली अगर आपको लगता है कि गैस बन रही है, फ्लैचुलेंस से पास भी बहुत हो रही है, तो छोटी छोटी होम जो रेमेडीज हैं वो आपको हेल्प कर सकती हैं। जैसे आपके घर में धनिया है, वो आपको हेल्प करती है। जो आप सौंफ खाते हैं, वास्तव में सौंफ खाइए या इसको उबाल के इसका पानी पीजिए, इससे फर्क पड़ेगी। जो आप पेपरमेंट या आप पुदीना इस्तेमाल करते हैं, उसकी चाय बना के पीजिए, उससे इस चीज में फर्क पड़ेगी। जो हल्दी है या टर्मरिक है वो आपको हेल्प करती है। इसके अलावा बहुत सारी ओटीसी या जो फार्मेसी है उसमें ओवर द काउंटर प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे पेप्टोबिस्मॉल मिलता है, ये आपको हेल्प करेगा। बीनो जैसे जो है ना कुछ एंजाइम्स मिलते हैं जिनमें अल्फा गैलेक्टोसाइडेज होता है, ये वास्तव में जो गैस बनती है बीन्स के चलते उसमें आपको मदद करता है। ऐसे ही जो डेयरी के चलते आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, देयर आर सर्टेन जो नाम एंड केमिकल एंजाइम्स जैसे लैक्टेट, डेयरी ईज जो अवेलेबल होते हैं, आप इस्तेमाल करें, इससे आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो परिवर्तन मांगती हैं। अगर आपको फाइबर खाना है तो उसके अमाउंट धीरे धीरे बढ़ाइए। अचानक आप फाइबर बढ़ाएंगे तो गैस बनेगी। अगर आप जो है एक्स्ट्रा से पीते हैं तो गैस ऑलरेडी अंदर जाती है, वो पास होगी, वो आपको प्रॉब्लम करेगी। पानी ज्यादा पीने की आदत डालिए। जो सल्फर कंटेनिंग फूड्स हैं उनको एक्चुअली मिनिमाइज करिए। जैसे आप ब्रोकली खाते हैं, कम मात्रा में खाइए। आप पत्ता गोभी खाते हैं, कम मात्रा में खाइए। आप फूल गोभी खाते हैं, कम मात्रा में खाइए। आपको अगर पोल्ट्री, मीट, एग इनके खाने की आदत है तो इसको मिनिमाइज करके चलिए, बिकॉज दीज आर द वंस जो सबसे ज्यादा फ्लैचुलेंस या बदबू वाली गैस लेके चलते हैं। ऐसे ही जो प्याज लहसुन है वो भी बदबू वाली गैस लेके चलते हैं। इसके अलावा आपको खाना खाने के बाद रोज अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 मिनट वॉक करने की आदत डालनी चाहिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। और आपको लगता है कि आपको फूड इंटॉलरेंस है, जैसे मिल्क का इंटॉलरेंस है, फ्रक्टोज इंटॉलरेंस है, उसको ध्यान से देखें, और अगर ऐसा है तो उसको अवॉइड करने की जरूरत है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो गैस पास होती है या फार्टिंग, ये डाइजेशन की बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया है, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एक हल्की फुल्की से जो बदबू आना नॉर्मल है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक्सेसिव फार्टिंग होती है, बहुत ज्यादा गैस पास होती है, इन बहुत ज्यादा उसमें बदबू है, तो उसको ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप अपनी डाइट और अपनी ईटिंग हैबिट्स इनको ध्यान से देखेंगे तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने में कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रिगर्स को हमेशा आइडेंटिफाई करें कि इस चीज को खाने से ये प्रॉब्लम बढ़ रही, उसको अलग करें। आपको लगता है इस चीज को खाने से ये प्रॉब्लम कम हो रही है, उसको एनहांस करें। तो इसलिए जो ट्रिगर्स हैं उनको पहचानें, इन उसको अपनी डाइट से अलग करें। तो जो गैस का ज्यादा पास होना, इन गैस में ज्यादा बदबू आना, उनके पीछे ये 7 जो फैक्टर्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे, ये जिम्मेदार हैं। इन 7 को पहचानिए, इनको खुली आंख से देखिए और इनमें से जो भी आप मैनेज कर सकते हैं या परिवर्तन कर सकते हैं उनको करिए। इनसे डेफिनेटली आपको फायदा होगा। तो क्या रीजंस हैं जिनके चलते गैस ज्यादा बनती है, इन बदबू आती है, उन 7 रीजंस को पहचानने में ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर।